नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबों के सामने उपस्थित हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। और अगर उसके बाद मैं आपको एक कहानी भी बताऊंगा, उस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। अगर आपके पास कुशलता है, आपके पास नॉलेज है और आपके पास बुद्धि विवेक है तो आप बेकार चीज़ों से भी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपके पास उस बेकार चीज़ को अच्छा चीज़ बनाने का नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सुमन सर शिक्षा, और प्लीज़ उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को दबा दें, जिससे मेरे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एक त्रावणकोर, केरल के त्रावणकोर में वहाँ के महाराजा ने एक छोटा सा भोज दिया था लोगों को। और दोपहर के समय में जब ये यह देखने के लिए गए कि देखते हैं हलवाई क्या क्या अभी तक बना चुका है, तो उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत सारी सब्जियों और फलों के छोटे छोटे टुकड़े बेकार पड़े हुए हैं। तो उन्होंने हलवाई से पूछा कि तुम इन सब्जियों के टुकड़ों को क्या करोगे। तो उसने कहा कि हुजूर इसको फेंक देंगे, इन चीज़ों का क्या करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, तुमको इसको बेकार नहीं फेंकना है, इसको कोई तुम उपयोग करो, तुमको इसको बेकार नहीं फेंकने देंगे। हलवाई अचरज में पड़ गया। फिर उसने थोड़ी देर सोचा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने सहायकों को कहा कि इन सब्जी के टुकड़ों को पहले अच्छे ढंग से धो लो, उसे साफ़ करो और उसके लंबे लंबे टुकड़े काट दो। तो उसके सहायकों ने ऐसा ही किया। फिर उसे एक बड़े बर्तन में डाल करके उसे आग पर चढ़ा दिया गया। थोड़ी देर के बाद उसमें ताज़े नारियल, लहसुन और अदरक के पेस्ट बना करके डाल दिए गए। फिर थोड़ी देर के बाद उसमें दही डाल दिया गया। फिर दही डालने के बाद कुछ देर के बाद उसमें फिर से नारियल का तेल मिलाया गया और अंत में उसे करी पत्ता के साथ सजा करके लोगों को जब परोसा गया तो सभी लोग उसी सब्जी की डिमांड करने लगे। सभी लोग पूछने लगे, अरे ये कौन सी सब्जी है, ऐसा सब्जी कभी खाए नहीं, इतना स्वादिष्ट। सब लोगों ने पूछा हलवाई से कि भाई सब्जी का क्या नाम है। वो भी सोच में पड़ गया कि अरे इस सब्जी का क्या नाम दें। उसने अंत में उस सब्जी का नाम रख दिया एवियल, यानी एक अजूबा चीज़। और उसके बाद वहाँ केरल में जितने भी भोज होते हैं वहाँ पर लगातार इस तरह की सब्ज़ी बनती ही है। और धीरे धीरे अब तो हमारे यहाँ भी मिक्स सब्जियों का प्रचलन बन गया। अब तो जानते हैं कि हमारे इधर अब जो कोई भी भोज होता है उस भोज में उस समय जितनी भी सब्जियाँ मिलती रहती है, हरी सब्जियाँ, उन सभी सब्जियों को मिला करके एक मिक्स सब्जी बनाया जाता है। लोग वो सब्ज़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास कुशलता है और आप किसी नई चीज़ को करने से डरते नहीं हैं, नए प्रयोग करने से नहीं डरते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी बेकार चीज़ों से अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अब आगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं। तो जब आप निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने के लिए आपको आई, वी, यू या दे या कोई दो नाम रहे, राम एंड मोहन रहे या सीता और गीता रहे, इस तरह का कोई भी ट्रांसलेशन रहे तो उसके साथ आप लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, जैसे ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई एक नाम रहे, या फिर माय डॉग, माय कैट, माय फादर, माय अंकल रहे, तो इस तरह के ट्रांसलेशन में आप डज नोट का प्रयोग करते हैं। अब ये डज नोट में ई एस कहाँ से आता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये ई एस जो है वह हमारे, जैसे हम लोग, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि जब हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ट्रांसलेशन बनाने लगते हैं तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। तो उसी एस या ई एस को हटा करके निगेटिव ट्रांसलेशन में हम डू के साथ डोज जोड़ करके इसे हम डज बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर डज नोट का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है आई डू नॉट ईट। लेकिन जब हम लोग यह कहते हैं कि वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है शी डज नॉट ईट।
अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक वे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके शुरू में ही क्या लगा रहता है, जैसे क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ। और एक ट्रांसलेशन वह भी होता है जहाँ पर आपको क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ वाक्य के बीच में रहता है। इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ। तो इस तरह के जो ट्रांसलेशन होते हैं जहाँ पर वाक्य के, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द रहे, तो आप यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। क्यों, सबसे पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई डू आई ईट, व्हाई डू आई ईट, मैं क्यों खाता हूँ। और जब हम बनाते हैं कि क्या मैं खाता हूँ, यहाँ पर हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा डू। हम यहाँ पर लिखेंगे डू आई ईट, डू आई ईट। अब अगर कोई वाक्य रहेगा जिसमें आपको क्या, क्यों, कब और कहाँ भी लगा रहे और उसी के साथ आपको नहीं भी लगा रहे, जैसे क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसका ट्रांसलेशन होता है डू आई नॉट रीड, डू आई नॉट रीड। और जब हम इसका ऐसे वाक्य लेते हैं जिसमें वाक्य के बीच में क्या, क्यों लगा रहे, जैसे मैं क्यों नहीं सोता हूँ, मैं क्यों नहीं सोता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होता है व्हाई डू आई नॉट स्लीप। तो आपने देखा कि हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, और इसी तरह से और भी हम बहुत वाक्य बनाते हैं। आपको मुख्य रूप से ध्यान यह देना है कि अगर वाक्य के शुरुआत में ही क्या लगा रहे तो वहाँ पर आप उसका ट्रांसलेशन बनाते समय डू या डज का से शुरुआत करेंगे। और अगर वह हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे लगा हुआ रहे तो सबसे पहले आप उस प्रश्नसूचक शब्द का अंग्रेजी लिख देंगे। जैसे अगर वाक्य का शुरुआत, वाक्य के बीच में क्यों आ रहा है, सबसे पहले व्हाई लगाएंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू या डज लगाना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इस तरह से अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर हम लोग चलेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में उसी के निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बताऊंगा। तो आप लगातार इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहें और एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया, और इसी तरह से मेरा हौसला अफजाई करते रहें। आप सब लोगों का धन्यवाद।